नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूं। रिसेंटली अभी नया चार्जशीट कैसे फाइल होती है, चार्जशीट का जो फॉर्मेट होता है, एक नया फॉर्मेट चार्जशीट का लॉन्च करा गया है और ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि एक जो कंप्लेंट फाइल करवाता है यानी कि जो एफआईआर दर्ज अपनी करवाता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्लस जो कोर्ट्स के पास पुलिस वाले अपनी चार्जशीट बनाने के बाद जब लेकर जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा कानून 1 जुलाई 2024 से हमारे देश के अंदर लागू हुए थे, उसमें से कानून का नाम था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको नया सीआरपीसी के नाम से भी बोलते हैं। तो इसके लिए अब नए सेक्शन आए हैं, नया कानून आया है, तो नए कानून के तहत, नई सेक्शंस के तहत ही तो चार्जशीट बनाओगे। और नए कानून के तहत जो कंप्लाइंस करने के लिए बोला हुआ है नए कानून के अंदर, तो उन्हीं कंप्लाइंस का पालन करते हुए तो चार्जशीट नई बनानी चाहिए, नया फॉर्मेट बनाना चाहिए। तो पहले भी कोई नया फॉर्मेट था ही नहीं, पुराना फॉर्मेट को इस्तेमाल करके सेक्शन को काट के अपना सबमिट करी जा रही थी। तो रिसेंटली अभी अपना नया ये चार्जशीट का फॉर्मेट बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हो, डेट 1 मार्च 2025 यहां पे डली हुई है और ये अप्रूव भी हुई है, अपनी 3 मार्च 2025 के यहां पे स्टैंप भी लगी हुई है। तो यहाँ पे एक बात आपको जरूरी समझनी है कि सबसे पहले आपको बीएनएसएस पढ़ा होना जरूरी है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी आपको ये बात क्लैरिटी से समझ में आएगी। जो मैं बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपको तभी समझ में आएगी। और जो नए वकील हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है चीजें समझना, आप मानो या ना मानो। अब सबसे पहली बात आपको पता है कि नए कानून के तहत यानी कि बीएनएसएस के तहत, मैं बोलूंगा नया कानून का मेरा मतलब होगा बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो उसके अंदर हमारा कौन से सेक्शन के अंदर चार्जशीट फाइल करी जाती है, कोई मुझे बता सकता है? तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। प्लस एक और क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अगर पुलिस वालों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन अपनी करनी होती है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन के तहत करने का अधिकार पुलिस वालों के पास प्रावधान है, तो ये भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा वीडियो को पॉज करके। चलो मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 193 है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन चार्जशीट के लिए। 193 का क्लॉज नंबर 3 आता है, जहां पे पुलिस वाले अपनी जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन अपनी करते हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। एक और मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो बहुत सारे लोगों से अपने सवाल जवाब करती है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। तो कौन से सेक्शन के तहत, नए वाले कानून के हिसाब से कौन से सेक्शन के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है पुलिस वाले कौन से सेक्शन के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं कोई भी एक्विंटेड पर्सन की? ये भी मेरे को आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो 193 क्लॉज 3 के अंदर पुलिस वालों के पास प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आपकी पुलिस वालों इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी ना, तब आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने अपनी चार्जशीट फाइल करोगे। चलो जी। और ये 193 का क्लॉज नंबर 9 भी आता है, इसके अंदर बोला हुआ है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं यहां लिख भी देता हूं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि अगर एक बार आपने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है, उसके बाद में अपना मजिस्ट्रेट साहब अपना आगे की प्रोसीजर का पालन करते हुए इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। इंक्वायरी के अंदर जब लास्ट स्टेज होती है, चार्ज फ्रेमिंग करेंगे। चार्ज फ्रेमिंग के बाद अपना ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान पुलिस वाले हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे? नहीं। अगर पुलिस वालों को और कुछ नए फैक्ट्स के बारे में पता लगता है, नए सबूत सामने आते हैं, कोई नया विटनेस सामने आता है, तो फिर उस दौरान पुलिस वालों के पास अधिकार है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन लिए कर सकते हैं। ठीक है। और जब ट्रायल शुरू हो जाता है ना, उसमें 90 डेज का एक टाइम पीरियड दे रखा है कि 90 डेज के अंदर अंदर भैया फर्दर इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट कर देना, जब ट्रायल शुरू हो जाता है। तो आप अगर ये वाला सेक्शन पढ़ोगे 193 क्लॉज 9, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसका भी कंप्लाइंस करने के लिए नए फॉर्मेट के अंदर ये बात बोली हुई है। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप लोग एक बार 193 का क्लॉज नंबर 3 का सब क्लॉज नंबर 2 आप एक बार अपने बेरक में ओपन करोगे ना, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता लगेगी। और ये नए कानून के अंदर साफ तौर पर, ये नए फॉर्मेट के अंदर ये बात ऐड करिए, जो अच्छी बात है। इसके अंदर बोला हुआ है इस कानून के अंदर कि जब भी पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन ऐसा तो है नहीं ना आज शुरू करी कल खत्म हो गई, टाइम लगता है। और टाइम लगने को महीने के महीने बीत जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होता है, पुलिस वालों की बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। तो यहां पर कानून के अंदर एक टाइम लिमिट डाल दी गई है कि पुलिस वालों, आप अगर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तो इन्वेस्टिगेशन आप टाइम लगाओ अपना, तो 90 डेज आपके इन्वेस्टिगेशन करते हुए अगर बीत जाएंगे तो 90 डेज के अंदर आपने क्या करा, इन्वेस्टिगेशन आपकी कहां तक पहुंची, आपकी प्रोग्रेस क्या हुई है, ये सारी बातें आप जो है एक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, एक फॉर्मेट के अंदर जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, आप उन लोगों को इन्फॉर्म करोगे कि देखो आपके केस की मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, मैं आईओ हूं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और आपके पर्टिकुलर केस में मेरे को इन्वेस्टिगेशन करते करते 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो अभी तक मेरी प्रोग्रेस ये हुई है। ये करना बहुत जरूरी है। अगर कोई पुलिस वाले नहीं करता है तो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, तो पुलिस के ऊपर अपना डिस्क्रिमिनरी कमेटी का एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे नए कानून के अंदर यह बात प्रावधान में लिखी हुई है साफ तौर पर। तो 90 डेज के अंदर अंदर ये इन्फॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, ये मैंने आपको एडिशनल बात बता दी है, जो कि आपको आगे चल के भी फॉर्मेट के अंदर भी मैं बताऊंगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन ये यहां पे दिया हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है कि टेलीफोन फोन करके भी पुलिस वाला बता सकता है, ईमेल करके भी बता सकता है, व्हाट्सएप के जरिए भी बता सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करके भी इन्फॉर्म कर सकता है। बट याद रखना,
ये भी अपने आप में ना सब मैटर ऑफ फैक्ट है। अब अगर कोई चैलेंज करने के लिए आएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड को रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई चैलेंज होगा वो बाद की बात है, उसके लिए भी 3-4 साल अभी लगेंगे। जो सेक्शंस लिखे हुए ना ये बहुत टेक्निकल सेक्शंस हैं, तो इसमें बहुत डीप स्टडी होना बहुत जरूरी है, तो आगे चल के चैलेंज होंगे वो बाद की बात है। ठीक है जी, अब मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। ये रहा हमारा फॉर्मेट 193 BNSS, ये नया कानून यहां पे लिख दिया गया है। तो यहां पे पुलिस वालों को काम क्या होता है कि भाई मैं कौन सी कोर्ट में जाऊंगा, ये चार्जशीट लेके कोई ना कोई कोर्ट में तो जाऊंगा ना, और उसी कोर्ट में जाऊंगा जिस कोर्ट का मेरा जुरिडिक्शन होगा। आपको पता होना चाहिए जो पुलिस स्टेशन होते हैं, ठीक है, हर एक अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने पुलिस स्टेशन होते हैं डिवाइडेड, तो हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास भी होता है, सीजेएम भी होता है। तो सीजेएम जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को अपने अपने थाने बांटता है। तो जिन मैजिस्ट्रेट के पास जिन जिन से अपने थाने होते हैं तो उन मैजिस्ट्रेट का अपना जुरिडिक्शन होता है। सभी आप थाने के अंदर भी जाते होंगे तो वहां पे भी बोर्ड के बाहर लगा होता है कि यहां पे अगर कोई भी केस जाएगा तो इसका जुरिडिक्शन फला फला पर्टिकुलर जज साहब के पास संज्ञान लेने के लिए जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे इस कोर्ट का नाम आता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन द कोर्ट ऑफ, जो भी आपकी जुरिडिक्शन में वो थाना अपना पड़ता होगा। फिर इसके बाद आपको यहां पे डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ता है, कौन सा पुलिस थाना में है, कौन से ईयर के अंदर अपने एफआईआर दर्ज करी है, एफआईआर जब दर्ज करी थी उसका नंबर क्या था, डेट आपने क्या डाली है, वो सारी चीज आपको मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट में या चार्जशीट में ये देखो दोनों बातें लिखी हैं। इसका मतलब क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, सीधे तौर पे बताऊं, फाइनल रिपोर्ट जब फाइल करी जाती है, जब पुलिस वालों को क्लियर होता है कि भाई देखो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, कुछ निकल के नहीं आया, ठीक है, कि मैजिस्ट्रेट के पास ही बोला जाता है जज साहब हमारे मुताबिक, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केस में कोई दम नहीं है और एक्चुअल में अपराध हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हमने कोई एक्शन लिया भी नहीं है, तब फाइनल रिपोर्ट आती है। चार्जशीट जब होती है जब पुलिस वाले के पास कुछ सबूत हाथ लग जाती है कि मान लेते ए नाम के व्यक्ति ने बोला कि बी ने मेरे को चाकू से वार करा है, ठीक है, बी नाम के व्यक्ति ने मुझे चाकू से वार करा है, यानी कि बी नाम का व्यक्ति अक्यूज है। अब बी नाम के व्यक्ति ने एक्चुअल में चाकू से वार करा है नहीं करा है, बी नाम का व्यक्ति है कहां उस टाइम घटनास्थल पे, बी नाम का व्यक्ति था क्या, कोई पैरों के निशान थे क्या, कोई सीसीटीवी फुटेज है क्या, ठीक है, या ए और बी की आपस में दुश्मनी थी क्या, और अगर दुश्मनी थी तो क्या जिस टाइम पे ए के ऊपर वार करा गया है उस टाइम पे बी की मौजूदगी कहां पे थी, क्या वो उस एरिया के अंदर था, क्या कहीं आगे चल के प्ले ऑफ एलिबाई का तो ग्राउंड वो नहीं ले सकेगा ना। ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठे करे जाते हैं। और जब चाकू लगा था इनाम के व्यक्ति को उस टाइम पे कोई विटनेस था क्या, उस टाइम पे मौजूद लोग थे क्या, और अगर थे तो उनमें से कोई विटनेस ऐसा है जिसने घटना होते हुए देखी होगी, इंसिडेंट होते हुए देखा होगा, वगैरह वगैरह। तो जब बी के खिलाफ हमारे को सबूत अगर मिल जाएंगे तो बी के खिलाफ पुलिस वाले क्या फाइल करेंगे, चार्जशीट, और अगर कोई सबूत नहीं मिलेगा तो फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमें टिक करके लिखना होता है कि आप कौन से हमारे पास जो चार्जशीट लेकर आए हो वो एक्चुअल में फाइनल रिपोर्ट है या चार्जशीट है, वगैरह वगैरह। चलो ये बात भी समझ आती है। फिर डेट डाली जाती है और कौन से एक्ट के तहत आपने कानून के तहत आपने धाराएं लगाई हैं, कौन से सेक्शन के तहत। जैसे कि अब मैं बात करूं नए कानून के अंदर मर्डर के लिए तो 103 की धारा लगेगी, ठीक है, या 101 की धारा लगेगी, ठीक है। बीएनएस के अंदर भारतीय न्याय संहिता और कोई कानून है, ठीक है, जैसे पॉक्सो एक्ट लग गया अगर लगाना हो तो, ठीक है। ये फॉलोइंग मैं आपको ऐसी एक ओवरव्यू दे रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में समझ में तो आए कि एक्चुअल में फॉर्मेट, हम यार एडवोकेट्स हैं और ये चीजों के रिगार्डिंग हमारे को डीप स्टडी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे को यही चीजें नहीं पता होंगी तो फिर और क्या पता होगा, ठीक है जी। तो ये आपको कानून ये पुलिस वाले ही भरते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कोई अन्य कानून है या कोई अन्य सेक्शन है जो आपसे रह गए तो आप यहां पे लिख सकते हैं। एडिशनली आप स्टेपल करके पेज भी ऐड ऑन कर सकते हो। चलो जी, अब टाइप ऑफ फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट, नॉट चार्जशीट वांट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बताया ना कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो ऑफेंस के रिगार्डिंग आपको कोई व्यक्ति के बारे में संदेह हुआ है या आपको कुछ सबूत मिले हैं, मान लेते हैं चाकू से वार करा गया है, वो चाकू मिला है क्या या कोई सबूत मिले हैं क्या, तो उसकी डिटेल्स यहां पे आपको मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। अनडिटेक्टेड या अनट्रेस्ड और भी चीजें होती है यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ना कि किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो गाड़ी चोरी हो जाने के बाद में आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। उसके बाद में पुलिस वाले एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि क्या वो व्हीकल अपने आप में ट्रेस्ड है या नहीं है। अगर पुलिस के द्वारा यहाँ पे लिख दिया गया कि भाई अनट्रेस्ड है तो ऐसे केस में वो इंश्योरेंस कंपनी के पास आपको वो रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको क्लेम देते हैं कि आपका व्हीकल अब एक्चुअल में चोरी हो चुका है। पुलिस ने भी ये बात बोल दी है कि अनट्रेस्ड रिपोर्ट, इसको बोलते हैं अनट्रेस्ड रिपोर्ट। हालांकि अनट्रेस्ड रिपोर्ट का फॉर्मेट भी थोड़ा सा अलग होता है, अलग अलग स्टेट के अंदर वेरी करता है, ठीक है जी। चलो अब ये भी बात एक लिखी हुई है कि मान लेते हैं कि अगर कोई आपने एफआईआर दर्ज करी, अब पुलिस वाले भी इंसान हैं, अगर आपसे पुलिस वाले के द्वारा अगर एक्चुअल में ऐसे अपराध के रिगार्डिंग एफआईआर दर्ज कर दी गई है जो अपने आप में कॉग्निजेबल नेचर का नहीं था, वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का था, या गलती से एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अगर ऐसी कोई बात है तो उसके बारे में आप डिटेल्स लिखोगे, ठीक है जी।
इफ चार्जशीट, अगर आपने चार्जशीट अपनी फाइल करी है तो वो ओरिजिनल चार्जशीट है या सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था ना, ओरिजिनल हमारी होती है 193 क्लॉज 3 में, सप्लीमेंट्री हमारी होती है 193 क्लॉज 9 में, ये बात को याद रखना। तो आप ओरिजिनल चार्जशीट लेके आ रहे हो, सप्लीमेंट्री लेकर आ रहे हो, फॉर्मेट सेम ही है, बस वो आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ये बात भी आपको समझ में आ गई है। इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपको आईओ को अपना नाम लिखना पड़ता है, कौन सा ऐसा ऑफिसर था जिसने इन्वेस्टिगेट करा है, रैंक आपकी क्या थी, ठीक है, ये सब बातें। कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट कौन था? कंप्लेनेंट मैंने आपको बता रखा है ना, जो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम कंप्लेनेंट भी बोल सकते हैं या इन्फॉर्मेंट भी बोल सकते हैं। इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है कि जो एफआईआर दर्ज करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपने आपको इन्फॉर्म किया था। ये बात भी आपको समझ में आ गई है, सिंपल सी बात है। चलो, जब आपने पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने ये बात बताई होगी, ठीक है। अब उसके नाम क्या है, ठीक है, इन्फॉर्मेंट का पापा का नाम या फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, ये आपको बताना पड़ेगा। अब डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट रिकवर्ड, इसका मतलब बताओ क्या है? एक ना नया सेक्शन जुड़ा है, शायद सेक्शन नंबर 170 है बीएनएसएस का, आप एक बार चेक करिएगा, जहां पे ना पुलिस वालों के पास अधिकार दे दिया गया है कि अगर पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस वाले को लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ था कोई भी अपराध करने के लिए, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, डीएम को कंप्लेंट को डीएम को इन्फॉर्म करेंगे और डीएम जो ऑर्डर पास करेगा, जाओ वो प्रॉपर्टी को जब्त कर लो। तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ये उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये पॉइंट ऐड ऑन करा हुआ है कि पुलिस वालों ने अगर कौन सी प्रॉपर्टी को रिकवर करा है, सीज करा है या सम्मन लेके कोर्ट से जब्त करा है, कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को, तो उसकी डिटेल्स आप लिखिए, ठीक है, कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, कौन सी प्रॉपर्टी अपनी करी है, उसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या है, कौन से पुलिस थाने में आपने रजिस्टर करके रखी हुई है, ठीक है, और कहां से सीज करी थी, ठीक है, आपने डिस्पोज करा है, ऐसा कोई सामान है जो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है, तो आपने डिस्पोज करा है, नहीं करा है, ये सारी बातों को आपके मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपने मोबाइल किसी का सीज कर लिया हो या कुछ भी हो, उसके बारे में भी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, ये बातों के बारे में, ठीक है। एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द अक्यूज पर्सन चार्जशीटेड, तो यहाँ पे अब अक्यूज के बारे में आपको सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी कि किसके कौन कौन से अक्यूज है, इनके खिलाफ आपने चार्जशीट करी है। चार्जशीट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फाइनल रिपोर्ट अलग होती है, चार्जशीट अलग होती है। फाइनल रिपोर्ट मतलब नो केस मेड आउट, चार्जशीट मतलब कि हाँ केस मेड आउट, हमें सबूत मिले हैं पर्टिकुलर बी नाम के व्यक्ति के खिलाफ, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा अक्यूज का, वेरीफाई करा उसका नाम, वेरीफाई करा या नहीं करा। यहाँ पे क्या होता है कि एक विटनेस, मतलब विटनेस बोल लीजिए आप, विटनेस तो नहीं बोलेंगे, एक व्यक्ति को बुलाया जाता है कि जैसे कि मान लेते हैं बी नाम का व्यक्ति कह रहा है कि मेरा नाम बी है, अब एक्चुअल में उसके बोलने से हम थोड़ी ना भरोसा करेंगे, तो बी का कोई सगे संबंधी को हम बुलाएंगे जो वेरीफाई करेगा कि हाँ एक्चुअल में ये बी नाम का व्यक्ति है, तो सी नाम का व्यक्ति अपने यहाँ पे सिग्नेचर करेगा कि ये जो व्यक्ति बी नाम का व्यक्ति अपने आपको बी बता रहा है ना, ये वही है, तो वेरीफाई करा जाता है। तो आपने वेरीफाई करा, इस चीज को नहीं करा, ये भी हमारे को अपना एड ऑन करना पड़ता है, मतलब हमें नहीं, पुलिस वालों को। फिर उसके फादर नेम, ये सब बातें, डेट ऑफ बर्थ, वो मेल है फीमेल है, नेशनैलिटी, आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। चलो जी, उसके बाद और क्या है, एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब बातें, ठीक है। और अगर कोई प्रोविजनल क्रिमिनल नंबर अभी आपने करंटली इसके खिलाफ अगर कोई और केस दर्ज करा हुआ है, ये बात भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर क्रिमिनल नंबर, डेट ऑफ अरेस्ट, किस दिन अरेस्ट करा, डेट ऑफ रिलीज ऑन बेल, अगर मान लेते हैं कि उसने अरेस्ट करने के बाद में कोई अपनी बेल लगाई हुई होगी, रेगुलर बेल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रेगुलर बेल अगर लगा रखी है तो उसमें वो रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर बेल भी ना आप पुलिस वालों से ले सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग मेरा ये पॉइंट का ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, बट याद रखना मेरी बात, ये अभी भी मैं यही बोल रहा हूं और जब पढ़ाता हूं बच्चों को तब भी यही चीज समझाता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ना कोई बच्चों को टीचर लोग कोई पढ़ाते नहीं है, कि प्रैक्टिकली आपको ये चीजें जब सीखने को मिलेगी, जब तो जुडिशरी में ये पॉइंट यहां पे रेज हो रहे हैं कि आपको थ्योरी पता है लेकिन प्रैक्टिकली आपको नहीं पता, तो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए चीजों को, कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसे होंगे तो आपके पास क्या राइट्स होंगे, कौन कौन से सेक्शंस आपको इंप्लीकेट करने पड़ेंगे, कौन कौन से बीएनएस के बीएसए के सेक्शंस इंप्लीकेट होंगे कि जब आप कोर्ट रूम में खड़े होंगे तो उस टाइम पे कब कौन से सेक्शन के तहत आपके पास अधिकार आएगा, ये पता होना चाहिए आपको पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान, ठीक है जी। चलिए, ये कब कोर्ट के अंदर पेश करा है, फॉरवर्ड करा है अक्यूज को, जैसे हम लेके जाते हैं ना कि आपको पता है कि जिस दिन अरेस्ट करा है उस दिन से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है रिमांड मांगने के लिए। तो जब भी मजिस्ट्रेट जो है अपना रिमांड देते हैं, नए कानून के तहत इसका सेक्शन क्या होगा आप लोग मुझे बताओ, रिमांड का सेक्शन एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो जो सेक्शन में आपसे पूछ रहा हूं ना, सभी लोग लॉयल्टी के साथ में मेरे को एक बार सेक्शंस बताते रहिएगा, और लॉयल्टी के साथ में ये भी बताते रहिएगा सर मेरे को इसका जवाब नहीं आता, ताकि अगर आपने जवाब ये लिखा कि सर मुझे नहीं आता, तो कोई अन्य व्यक्ति आपको असिस्ट कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, इसी से ही एक आपका कम्युनिटी बनेगी,
ठीक है, कि कभी आपको आता होगा तो आप दूसरे की मदद करिएगा, कभी आपको नहीं आता होगा मैं या और कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा। ठीक है जी, ऐसा मन में आप फीलिंग्स रखोगे तो आपको भी आगे बढ़ोगे और आपके साथ वाले भी आपको आगे लेके जाएंगे। चलिए मुद्दे की बात आ जाती है, और प्रीवियस कन्विक्शन अगर कोई हुई है, ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। प्रीवियस कन्विक्शन ये एग्जाम्स के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। आपको पता है कि प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए नाम का व्यक्ति है, इसने एक अपना पहले इसको कन्विक्ट कर दिया गया था फला फला अपराध के लिए। अब ए नाम के व्यक्ति ने अपनी सजा काट के आया, फिर बाहर निकला, फिर इसने एक और अपराध करा, इसके खिलाफ एक बार एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक है, अब केस चलेगा, इसका ऊपर ट्रायल चलेगा। ठीक है, अब ट्रायल के अंदर ये इसकी प्रीवियस कन्विक्शन थी। अब जो वकील साहब होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब होंगे, तो वो प्रीवियस कन्विक्शन का इस्तेमाल केवल दो तरह से कर सकते हैं। या तो ट्रायल के दौरान ए नाम के व्यक्ति ने पर्टिकुलर ये वाला अपराध किया है, ये वाला अपराध करा, इसको प्रूव करने के लिए प्रीवियस कन्विक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो जैसा ए नाम के व्यक्ति ने यही सेम नेचर का अपराध पहले भी करा था, इसको सजा हुई थी और इसने दोबारा अपराध करा है, ये रही प्रीवियस जजमेंट जिसमें इसको कन्विक्ट करा गया है, सजा काट के आया है ये। ठीक है, या तो ट्रायल के दौरान मत करो, जब सजा पास हो जाती है, जब कन्विक्शन हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है सेंटेंसिंग की। सेंटेंसिंग की स्टेज में एनहेंस पनिशमेंट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीपी ने ट्रायल में इस्तेमाल कर लिया तो बाद में सेंटेंसिंग पे नहीं कर सकते हो, ये रूल है, ये सिंपल सा रूल है। ठीक है जी, चलो, और ये आपके टीचर ने मेरे हिसाब से पढ़ाया होगा। ठीक है जी, अब स्टेटस ऑफ एक्यूज के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, और जिसने बेल दिलवाई होगी, मान लेते हैं एक्यूज जो है अपना जेल में था, तो जेल अपना में रहते हुए उसने बेल अगर लगाई है, तो बेल देने के लिए तो श्योरिटीज तो आएंगे ना, तो श्योरिटीज कौन था, उसके पास इतना पैसा था भी कि वो बेल का अमाउंट पे कर सकेगा, इतनी प्रॉपर्टीज या उसकी खुद की वेल्थ है श्योरिटी की। ठीक है, तो ये सब बातें आपको वहां लिखनी पड़ती है। ठीक है जी, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में उसको रखा है या अरेस्ट नहीं करा है, ये सब बातें बेसिक बातें लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और 230 के अंदर आपको पता है क्या होता है? ये जो लिखा है ना, सेक्शन नंबर 230 एंड 193 क्लॉज 8। ठीक है, 230 के अंदर यहाँ पे 193 क्लॉज 8 का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या होता है कि पुलिस वाले जब अपनी चार्जशीट जमा करने के लिए जाते हैं, तो 193 क्लॉज 3 में चार्जशीट जमा कर दी, प्लस 193 क्लॉज नंबर 6 भी आता है। तो यहाँ पे तो ये तो चार्जशीट होती है, जो मैं फॉर्मेट बताया, ये तो पर्चा होता है, केवल 13 पन्नों का पर्चा है ये। इसके बाद ना यहाँ पे होते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स। मान लेते हैं कि पुलिस वाले किसी के घर में गए थे, किस किस लोगों से बातचीत करी थी, क्या क्या चीजें सामान का बरामद करा था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट 193 क्लॉज 6 के अंदर पुलिस वाले जमा कराने के लिए जाते हैं। बट मुद्दे की बात यहाँ पे याद रखना कि जब ये डॉक्यूमेंट्स अपना जमा कराने जाएंगे, उसमें से कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होगा कि अगर एक्यूज को वो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा तो एक्यूज के फेवर में जा सकता है, या एक्यूज को केस में बिना वजह की एक फायदा पहुंच सकता है। तो यहां पे 193 क्लॉज 8 में ना पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? पुलिस वाले जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि जैसा हमने आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं, उनमें से एक डॉक्यूमेंट ऐसा है, इसको बाहर निकाल दो यहां से, ये डॉक्यूमेंट आप एक्यूज को मत देना। तो ऐसे केस में जज साहब अलाउ कर सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे सर एक्यूज को डॉक्यूमेंट क्यों दिए जा रहे हैं? भाई एक बात बताओ, मैं एक्यूज हूं और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस वालों ने मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करी है, मेरे खिलाफ ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, मेरे खिलाफ ही विटनेसेस इकट्ठे करी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ पीपी साहब जो है मेरे खिलाफ ही केस चलाएंगे, और मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ एक्चुअल में केस कौन सा दर्ज हुआ, डॉक्यूमेंट क्या इकट्ठे करे हैं मेरे खिलाफ, किन किन लोगों ने मेरे गवाहियां दी हैं मेरे खिलाफ में, मुझे ये बात पता ही नहीं होगी, तो मैं अपना डिफेंस कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगा? ये तो बहुत गलत बात हो जाएगा। आपने तो एक तरफा ही ट्रायल चला दिया, बस एक तरफा ही सुन लिया सब कुछ, मेरे को तो कुछ मौका ही नहीं दिया। इसीलिए कानून के अंदर सेक्शन 230 डाला हुआ है कि जब भी चार्जशीट अपना जमा करी जाती है मैजिस्ट्रेट के आगे, मैजिस्ट्रेट जब इंक्वायरी करते हैं तो मैजिस्ट्रेट पहले तो एक्यूज को अपने पास बुलाते हैं और एज पर सेक्शन 230 सारे डॉक्यूमेंट्स और चार्जशीट ये जो है ये सारे के सारे 230 के तहत एक्यूज को दिए जाते हैं। और यहां पे 230 में टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 14 डेज का, 14 दिन के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट को ये देनी पड़ेगी। आप लोग बेरेक्ट खोलोगे ना तो ये चीज को पढ़ना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, चलो बाकी तो और सब बेसिक बातें हैं, आप एक बार इसके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे ये चीज। आप ऐसे ऐसी चीजें घर बैठे ही सीख जाओगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, अब इंटीमेशन रिगार्डिंग प्रोग्रेस, ये मैंने आपको बताया था ना कि इंटीमेशन करना है, ये 193 क्लॉज 3 का पॉइंट नंबर 2, विद इन 90 डेज जो विक्टिम है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो कंप्लेनेंट है, उसे बताओगे कि आपने 90 दिन हो गए यार, आपने चार्जशीट जमा नहीं करी है, तो 90 दिन में आपने करा क्या पुलिस वालों, तो आप जो है इन्फॉर्म करोगे। तो आपने इंटीमेट किसको करा, क्यों करा, कैसे करा, कौन सा मोड का इस्तेमाल करते हो करा, फोन करा, व्हाट्सएप करा, ईमेल करा, एक्सेट्रा, ये भी चीज यहां पे डिटेल अपनी बतानी पड़ेगी। ठीक है जी,
बस अपनी ये चार्जशीट फाइनल अपनी जमा हो जाती है। तो ये नया फॉर्मेट आ चुका है, मैंने पूरा फॉर्मेट आपको बताया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी क्लियर शब्दों में। किन किन लोगों को समझ में आई है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और कोई चीज आपको ऐसी लगती होगी सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है, कोई बात नहीं, तभी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। पेज नंबर लिख देना कि सर ये वाले पेज नंबर पे ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। होपफुली मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई जरूर करूंगा। और हमारा जुडिशरी के बैचेस भी चलते हैं। करंटली हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाइव बैच चल रहा है और आपको बीएसए का भी बैच देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का भी देखने को मिलेगा, टीपीए का भी देखने को मिलेगा, फैमिली लॉ का भी देखने को मिलेगा और भी एनी अदर बैच अगर आपको चाहिए तो हम जल्द से जल्द और भी नए बैचेस लाइव बैचेस लेके आने वाले हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। आप अगर आईफोन यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो, लैपटॉप यूजर हो, सारी जगह पे आप आराम से अपनी क्लासेस देख सकते हो और सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया डिस्काउंट पे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस आपको मिलती है जो कोई प्रोवाइड नहीं कराता है, याद रखना। तो आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आप जिसमें वीक आपको नजर आता है अपने आप को, तो अपने आप को सब्जेक्ट के अंदर अभी स्ट्रांग कर लो, क्योंकि बाद का टाइम नहीं होता कि बाद में कर लूंगा, क्योंकि टाइम अपने आप में चलता रहेगा। यही टाइम है, आप लोग अपने आप को अभी से ही जल्द से जल्द क्लासेस अपनी पूरी करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। और बीएनएसएस आपसे बेहतर या कोई भी एनी अदर कोई भी बैच लेते हो, आपसे बेहतर वो कोई ना जानता हो, अपने आप को ऐसा बनाना है, याद रखना। यही एक अपना एम रखना है कि कोई भी सेक्शन आपसे पूछे, हाँ इस सेक्शन के अंदर ये बात लिखी हुई है, नहीं सुप्रीम कोर्ट का इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग जजमेंट आया था, तो आपके ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। याद रखना, अपनी अप्रोच और अपना माइंडसेट आपको ऐसा ही प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।